बच्चों गुड मॉर्निंग। एक्सरसाइज आपकी 1.2 चल रही थी, इनवर्स ऑफ ए फंक्शन, प्रतिलोम फलन। तो इसमें मैंने आपको 4 क्वेश्चन करवा दिए थे, आपने कर लिए होंगे, समझ में आपके आगे होंगे। 5th क्वेश्चन इसका बहुत ही सिंपल है। एफ एक्स इजकल टू, 5th क्वेश्चन है इसका, एफ एक्स इजकल टू ए एक्स प्लस बी। यहाँ ए एंड बी दोनों क्या है बच्चों, कांस्टेंट टर्म है, एंड ए नॉट इजकल टू 0। और ए और बी दोनों क्या कांस्टेंट है, जो कि आर में से ली जाती है। तो आपको क्या बनाना है, इसका एफ इनवर्स बनाना है। तो एफ इनवर्स बनाने से पहले वो कह भी रहा है कि क्या इसके एफ इनवर्स का एग्जिस्टमेंट है। तो एफ इनवर्स का एग्जिस्टमेंट माने अस्तित्व होने के लिए आपको जरूरी होना चाहिए कि ये 1/1 होना चाहिए, अर्थात एक एक की आच्छादक आपको ये सिद्ध करना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा। तो आपको एक एक की जांच करनी है, आपको आच्छादक की जांच करनी है। एक एक की हो जाएगा बड़े आराम से, आच्छादक भी हो जाएगा। तो कह देना कि इसका एफ इनवर्स मौजूद है, ठीक है ना। उसके बाद आपको इसके एफ इनवर्स का फॉर्मूला ड्राइव करना है, कर लोगे, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में इसका क्वेश्चन नंबर 6 आता है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देखना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6, एफ सच दैट आर टू आर और एफ एक्स इजकल टू है कॉस ऑफ एक्स प्लस 2, cos of x plus 2, then does f inverse exist। तो सुनो बच्चों, फंक्शन है r से r में लाई कर रहा है, अर्थात x की वैल्यू आपको r में से पुट करनी है, और जो इसकी इमेज आएगी, इसका जो प्रतिबिंब आएगा वो r में से ही आएगा। और फंक्शन cos of x plus 2 है, cos of x plus 2 ये फंक्शन है। तो आपको ये पता लगाना है कि इसका एफ इनवर्स होगा कि नहीं होगा, अर्थात एफ इनवर्स का अस्तित्व होगा कि नहीं होगा। तो आपको पता है कि किसी फंक्शन का एफ इनवर्स कब मौजूद होता है और कब मौजूद नहीं होता, जानते हो ना। सोचो क्या होता है, अर्थात फंक्शन आपका 1/1 होना चाहिए, अर्थात एक एक की आच्छादक होना चाहिए। तो यदि ये फंक्शन एक एक की आच्छादक हो गया तब तो इसका एफ इनवर्स मौजूद होगा, और यदि ये फंक्शन एक की आच्छादक माने 1/1 नहीं है तो इसका एफ इनवर्स मौजूद नहीं होगा। तो हम देखेंगे कि ये एफ एक्स एक की आच्छादक है कि नहीं है। तो देखो बच्चों, पहले देखते हैं इसको औरली कैसे। आप जानते हो कॉस एक्स जो होता है, एंगल चाहे कुछ भी हो, कॉस जो फंक्शन होता है उसका जो क्या होता है, डोमेन होता है, मुख्य मानों का समुच्चय डोमेन, वो होता है 0 से पाई, होता है कि नहीं होता है। 0 से पाई एक ऐसा इंटरवल है जहाँ पर अलग अलग एंगलों के लिए कॉस की वैल्यू क्या आती है, अलग अलग आती है, ठीक है ना। तो मुख्य मानों का जो अंतराल होता है, मुख्य मानों का जो परसर होता है, जो प्रांत होता है, वो 0 से पाई तक होता है। लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा आपको, इसका डोमेन R दे रखा है। तो इसका जो मुख्य मानों का डोमेन है और यहाँ पर जो पूरा जो डोमेन है, वे दोनों क्या नहीं है, सेम नहीं है, क्योंकि अलग अलग एंगलों पर वैल्यू क्या आ जाएगी, सेम आ जाएगी। नहीं आ रहा समझ में आपके। जैसे आपने कॉस रखा आपने 0, तब भी वैल्यू क्या आएगी 1, और आपने रख दिया cos 2 पाई, तब भी वैल्यू क्या आएगी 1। तो एंगल तो अलग अलग हैं लेकिन इनकी रेंज क्या बिल्कुल सेम है। तो यदि r में से आप x की वैल्यू को पुट करोगे तो अलग अलग अवयवों के लिए, अलग अलग कोणों के लिए उनकी रेंज क्या आएगी, सेम आएगी। अतः फंक्शन क्या नहीं है, 1/1 नहीं है ना। दूसरी बात देखिए कि cos x का जो परसर होता है वो -1 से +1 होता है, जानते हो ना आप। चाहे एंगल कितना ही बड़ा डाल दीजिए आप लोग, लेकिन इसका जो परसर होता है वो -1 से +1 होता है, इसकी रेंज। लेकिन यहाँ पर इसका कोडोमेन माने सह प्रांत कौन है, R है। तो आपको पता पड़ गया कि परसर नॉट इक्वल टू सह प्रांत, ठीक है ना। परसर नॉट इक्वल टू सह प्रांत, अतः क्या नहीं होगा, आच्छादक भी नहीं होगा। तो दिया गया फंक्शन ने तो एक एक ही है ना, ये आच्छादक है। समझ में आ गई आपकी बात। तो जब एक एक ही आच्छादक नहीं है तो इसका एफ इनवर्स मौजूद नहीं होगा। अब इसको कॉपी में कैसे लिखोगे वो मैं आपको समझा रहा हूं। देखो बच्चों, माना x1, x2 बिलोंग टू R, कौन सा R, प्रांत वाला R, समझ गए ना, प्रांत वाला R। माना x1, x2 बिलोंग्स टू R इस प्रकार है कि
fx1 इक्वल टू fx2, ठीक है ना। तो यहाँ लगोगे cos ऑफ x1 प्लस 2 और यहाँ लगोगे cos ऑफ x2 प्लस 2, लिख दोगे। कोई दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए। अब देखिए आप लोग, cos ऑफ x1 प्लस 2 इक्वल टू cos 2 पाई माइनस x2 प्लस 2। अब जहाँ पर सोचना आप लोग, ये मैंने क्या कर दिया, देखो बच्चों, मैथ की दृष्टि से इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। 2 पाई इवन मल्टीपल ऑफ 90 का समगुणज है, कॉस का कॉस रहेगा। 2 पाई माने राउंड पूरा हो गया राउंड पूरा, और x2 प्लस 2, और क्वाड्रेंट कौन सा है, ये फोर्थ, चौथा क्वाड्रेंट है कि नहीं है, चौथा पाद है कि नहीं है, और चौथा पाद कौन का होता है, कॉस का, अतः क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो मैथ की दृष्टि से, त्रिकोणमिति की दृष्टि से इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है इनमें, तो अपन ने इसको ऐसा लिख दिया। क्यों? चूंकि 2 पाई माइनस x2 प्लस 2 ये भी कहाँ बिलोंग करेगा बच्चों, r में बिलोंग करेगा, को r तो बहुत बड़ा होता है। ये एंगल यदि r में बिलोंग कर रहे हैं तो ये वाला एंगल भी क्या करेगा, r में बिलोंग करेगा, ठीक है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों साइड में cos से cos गया, cos से cos का मतलब होता है cos, मैंने दोनों ओर का क्या ले लिया, cos इनवर्स ले लिया, तो cos से cos ये गया। तो x1 प्लस 2 इक्वल टू 2 पाई माइनस x2 माइनस 2, ठीक है ना। अब आप लोग देख पा रहे हो x1 नॉट इक्वल टू x2 है कि नहीं है, x1 नॉट इक्वल टू x2 आ गया, क्योंकि x2 के अगल बगल में संख्या आ रही है और x2 को आगे माइनस का चिन्ह आ रहा है, तो x1 नॉट इक्वल टू x2, अतः फंक्शन हो, अतः फलन हो, क्या नहीं है बच्चों, एक है कि नहीं है। सो द फंक्शन इज नॉट वन फंक्शन। क्लियर, समझ में आ गया बच्चों? तो एक है कि नहीं है। पुनः रेंज ऑफ कॉस x प्लस 2 इक्वल टू होती है -1 से 1। समझ में आ गया आपके? कॉस जो फंक्शन होता है, चाहे उसका एंगल कुछ भी हो, उसकी जो रेंज होती है वो -1 से +1 के बीच में होती है, होती नहीं होती है। लेकिन कोडोमेन ऑफ फंक्शन कितना बच्चों, r है। फंक्शन का कोडोमेन कितना है, r है कि नहीं है। तो हेयर कोडोमेन नॉट इक्वल टू रेंज। समझ में आया कि नहीं आया? अर्थात इसका परसर इसके सेव प्रांत के बराबर नहीं है, अतः फलन क्या नहीं है, सो फंक्शन इज नॉट ऑन टू फंक्शन। समझ में आ गई आपकी बात क्लियर? अतः फंक्शन क्या नहीं है, आपका आच्छादक फलन नहीं है। तो चूंकि दिया गया फलन एक है कि आच्छादक नहीं है, अतः इसका एफ इनवर्स मौजूद नहीं होगा, तो डज नॉट एग्जिस्ट एफ इनवर्स। क्लियर बच्चों, समझ में आ गया? कोई समस्या नहीं है। तो एक तरह से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, पेपर में डिस्क्राइब आने वाला क्वेश्चन नहीं है, तो ध्यान रखना इसका। अगला क्वेश्चन है 7th। वैसे तो बहुत सिंपल है, लेकिन मैं इसके पार्टों को, तीनों पार्टों को करवा रहा हूँ। कुछ बच्चे अपने स्वयं दिमाग से कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, 7th क्वेश्चन, फाइंड एफ इनवर्स इफ एग्जिस्ट। फाइंड एफ इनवर्स इफ एग्जिस्ट। समझ में आ गया इसका मतलब क्या है? और एफ क्या हो रहा है बच्चों, ए से बी में डिफाइन हो रहा है, ठीक है ना। अब पहले क्वेश्चन के लिए ए आपका 0 -1 -3 2, अब बी क्या है -9 -3 0 6, और एफ एक्स इक्वल टू क्या है 3x, ठीक है ना। अब आपको देखना है कि ये फंक्शन 1 ऑन 2 है कि नहीं है, 1 ऑन 2 है कि नहीं है, ठीक है ना। तो देखो x की वैल्यू रखूंगा मैं 0, ए से बी में जा रहा है ना, तो x की वैल्यू कहाँ से पुट करोगे, ए में से 0 पुट करोगे 0 आ जाएगा, ये कर रहा देखो। -1 पुट करोगे तो -3 आ जाएगा, देखो ये रहा। x की वैल्यू -3 पुट करोगे तो -9 आएंगे ना, देखो ये आ गया। और x की वैल्यू 2 पुट करोगे 3 दूनी 6, देखो ये आ गया। तो देख लिया आपने, अलग अलग एलिमेंट्स के लिए उसकी इमेज भी क्या आ रही है, अलग अलग आ रही है। तो 1 1 हो गया।
दूसरी बात क्या है कि इसकी रेंज और इसका कोडोमेन क्या रहे, बिल्कुल इक्वल आ रहे। तो 4 एलिमेंट रखे, 4 ही क्या इमेज आई, और चारों की चारों देखो ये रही, है कि नहीं है। तो पूरा पर्सर इसका सह प्रांत के बराबर है कि नहीं है ना। तो इसका मतलब इसका एफ इनवर्स क्या होगा बच्चों, मौजूद होगा। समझ में आ गया आपके, इसका एफ इनवर्स मौजूद होगा। तो दिया गया फलन ए से बी में एक ही आच्छादक फलन है, अतः इसका एफ इनवर्स मौजूद होगा। अब वो एफ इनवर्स क्या होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। वाई इक्वल टू एफ एक्स इम्प्लाइज दैट एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स वाई, ठीक है ना, ये आ गया समझ में। वाई इक्वल टू 3x, तो x की वैल्यू आ गई y/3, और x की वहां से रख दो, एफ इनवर्स y इक्वल टू y/3, और लास्ट में क्या करते हैं, y को x से रिप्लेस कर देते हैं। तो ये आपका क्या बन गया बच्चों, एफ इनवर्स x का फॉर्मूला बन गया। तो पहले आपको 1 1 और 2 की टेस्टिंग करनी है, उसके बाद आपको इसका एफ इनवर्स निकालना है। यदि 1 1 और 2 नहीं होगा तो एफ इनवर्स आपको निकाल के नहीं दिखाना है, ठीक है ना। इसका सेकंड देखिए कि इसका सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। इसका सेकंड पार्ट ए है आपके पास 1 3 5 7 9, और बी है 0 1 9 25 49 81, और एफ एक्स इक्वल टू है बच्चों एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए आप लोग, आपको ये पता लगाना है क्या ये एक ही आच्छादक है। तो एक ही देखने के लिए अलग अलग अवयवों की इमेज अलग अलग आनी चाहिए, और आच्छादक देखने के लिए ये सारे के सारे एलिमेंट क्या आने चाहिए, काम आने चाहिए, अर्थात ये कोई छूटना नहीं चाहिए। तो 1 रखोगे 1 आएगा, 3 रखोगे 9 आएगा, 5 रखोगे 25 आएगा, 7 रखोगे 49 आएगा, 9 रखोगे 81 आएगा। तो एक ही तो हो गया, ये 1 1 तो हो गया। लेकिन बच्चों ये ऑन टू नहीं है, क्यों नहीं है, एफ एक्स का परसर 1 9 25 49 81 आएगा, रेंज ऑफ एफ एक्स ये आएगा। लेकिन एफ एक्स का सह प्रांत क्या है, जरा देखना, एफ एक्स का सह प्रांत है 0 1 9 25 49 81। अब देख लो आप लोग, परसर में 0 नहीं आया, लेकिन इसके सह प्रांत में 0 आ रहा है, दिखाई दे रहा है ना आपको। परसर निकाला अपन ने, 1 के लिए 1 आएगा, 3 के लिए 9 आएगा, 5 के लिए 25, 7 के लिए 49, 9 के लिए 81। परसर तो ये आ गया, लेकिन सह प्रांत में कौन आ रहा है, 0 भी आ रहा है। तो क्लियर है, स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है, परसर नॉट इक्वल टू सह प्रांत, परसर नॉट इक्वल टू सह प्रांत। अतः फलनो क्या नहीं है, आच्छादक नहीं है। जब ये फलन आच्छादक नहीं है तो इसका एफ इनवर्स मौजूद नहीं होगा, तो डज नॉट एग्जिस्ट एफ इनवर्स, ठीक है ना। तो सिंस द गिवन फंक्शन इज 1 1 इनटू फंक्शन, ऑन टू नहीं बोल रहा मैं, इन टू माने अंतरक्षेपी, सो देयर इज नॉट एग्जिस्ट एफ इनवर्स, डज नॉट एग्जिस्ट एफ इनवर्स, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया ना। तीसरा क्वेश्चन देखिए, इसका तीसरा क्वेश्चन है ए इक्वल टू बी इक्वल टू आर, और एफ एक्स इक्वल टू है बच्चों एक्स क्यूब। तो बच्चों ये क्वेश्चन तो पहले आ गया आपका, आर से आर में रिलेशन है, ए भी आर है बी भी आर है, इसका मतलब ये हो गया एफ सच दैट आर टू आर डिफाइन हो रहा है। तो एक्स की वैल्यू आर में से रखनी है, और इसके जो परसर आएंगे वो भी क्या आएंगे, आर में से ही आएंगे नहीं आएंगे। तो देखो बट्टो, माना x1 x2 बिलोंग्स टू आर, इस प्रकार है कि fx1 इक्वल टू fx2, ये लेकर चलेंगे, x1 क्यूब इक्वल टू x2 क्यूब, और दोनों ओर का क्या ले लीजिए, घनमूल माने क्यूबिक रूट। तो x1 इक्वल टू x2 आ गया, प्लस माइनस का साइन नहीं आएगा, पहले बता चुका हम, स्क्वायर रूट लेते तो प्लस माइनस का साइन आता, घनमूल ले लो, इस प्लस माइनस का साइन नहीं आएगा। अतः फलनो
अतः फलन एक ही है, अतः फलन एक ही है। पुनः y इक्वल टू एफ एक्स, तो यहाँ निकाल लो x इक्वल टू एफ इनवर्स y, इसको डाल लो नंबर 1, डाल दिया। y इक्वल टू एफ एक्स क्या है, एक्स क्यूब, ठीक है ना। तो x इक्वल टू आ गया y की पावर 1/3 आ गया ना। अब देखो आप लोग y की वैल्यू इस r में से कुछ भी रखिए, y की वैल्यू से प्रांत r में से कुछ भी रखिए, उसकी जब पावर 1/3 करोगे तो आपको x की वैल्यू मिलेगी। और x की वैल्यू क्या आएगी, रियल आनी है, क्योंकि y क्या रियल है। पावर 1/3 मान घनमूल लोगे तब भी क्या आना, रियल आना है। आयोटा तो आ नहीं सकता, आयोटा तो कब आता है, जो रूट होता है, वर्गमूल का चिन्ह होता है, तो आयोटा आने की स्थिति बनती है। तो आयोटा तो आएगा ही नहीं। तो y की वैल्यू अब रियल रखोगे तो x की वैल्यू भी क्या आएगी, रियल आएगी। तो फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r के लिए x बिलोंग टू r है, अतः फलनो आच्छादक है कि नहीं है बच्चों, आच्छादक है। इसको डाल दीजिए नंबर 2। अब फलन एक की भी हो गया, फलन आच्छादक भी हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि इस फलन के लिए एफ इनवर्स मौजूद होगा। तो समीकरण 1/2 से, 1/2 से एफ इनवर्स y इक्वल टू y की पावर 1/3, और लास्ट स्टेप में क्या करोगे, y को रिप्लेस कर दोगे, किससे, x से। y को क्या कर दोगे, x से रिप्लेस कर दोगे। तो ये आपका क्या आ गया बच्चों, एफ इनवर्स का x का फॉर्मूला आ गया, ठीक है ना। इस तरह आपकी एक्सरसाइज 1.2 खत्म होती है। अब इसमें जो एग्जाम्पल है, इसमें एक तो एग्जाम्पल नंबर इसका 10th नंबर का, ये बिल्कुल आपकी थ्योरम थी ना प्रमेय, उस पर डिपेंड है। और एग्जाम्पल नंबर 8 और 9 बिल्कुल सिंपल है, बड़े आराम से इनको कर सकते हो, कल करवाए उस टाइप की। और 7th नंबर का जो एग्जाम्पल है, पहले आप इसको करके देखना, आपकी बुक में मिस्टेक है जरा सी। ये धराचार्य फॉर्मूला से क्या कर लेना, एक्स की वैल्यू निकाल लेना, धराचार्य फॉर्मूला लगा के, श्री धराचार्य फॉर्मूला लगा करके एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेना, उससे आपका एफ इनवर्स एक्स का फॉर्मूला बन जाएगा। नहीं आएगा तो मैं आपको करवाऊंगा। इस तरह आपकी 1.2 फिनिश होती है। अब 1.3 आती है आपकी। 1.3 में क्या है बच्चों, बाइनरी ऑपरेशन, माने द्विआधारी संक्रिया, बाइनरी ऑपरेशन। तो 1.3 बाइनरी ऑपरेशन माने द्विआधारी संक्रिया। देखो बच्चों क्या होती है, एक तरह से एनालिटिकल मैथमेटिक्स कर रही है, अलग टाइप की अलजेब्रा होती है। तो द्विआधारी संक्रिया क्या होती है, माना कोई सेट हमारा एक्स, कोई सेट है माना समुच्चय जो इम्पिटी नहीं है, माने खाली नहीं है, नॉट इम्पिटी, माने क्या नहीं है बच्चों, खाली नहीं है, अरिक्त समुच्चय आप कहिए, ठीक है ना। इस सेट के अंदर दो एलिमेंट है ए एंड बी, इस सेट के अंदर दो एलिमेंट है ए एंड बी। अब इन दोनों एलिमेंट के बीच में कोई भी रिलेशन हो सकता है, जिसको अपन स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं, स्टार से। ए और बी के बीच में कोई भी रिलेशन हो सकता है। अब वो रिलेशन प्लस का भी हो सकता है, वो रिलेशन ये भी हो सकता है माइनस का भी, वो इनटू का रिलेशन भी हो सकता है, वो डिवीजन माना भाग का रिलेशन भी हो सकता है, वो पावर का रिलेशन भी हो सकता है, वो ए प्लस बी माइनस 1 भी हो सकता है, वो 1 प्लस ए बी भी हो सकता है, मतलब कोई सा भी रिलेशन हो सकता है। तो कोई सेट एक्स है जो इम्पिटी नहीं है। अब इस सेट के अंदर दो एलिमेंट ए एंड बी क्या कर रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं। इन दोनों एलिमेंट्स के बीच में कोई ना कोई रिलेशन है, जिसको अपन स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमने 11th में पढ़े थे रिलेशन ए रिलेशन बी, तो यहाँ पर क्या बोलोगे, ए स्टार बी, बिल्कुल रिलेशन की तरह होता है। तो ए स्टार बी, अब ए स्टार बी का मतलब प्लस भी हो सकता है, माइनस हो सकता है, इनटू डिवीजन पावर कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना बच्चों, समझ में आ रहा है यहाँ तक का। तो अपन इसको सॉल्व करते हैं, इनको सॉल्व करते हैं, कर लिया। अब इनकी वैल्यू भी कहाँ बिलोंग करनी चाहिए, एक्स में ही बिलोंग करनी चाहिए। जिस सेट में से आपने ए एंड बी को निकाला है, जिस सेट में से आपने ए एंड बी को निकाला है, तो इनके बीच का जो रिलेशन है
उस रिलेशन की वैल्यू भी उसी सेट में बिलोंग करनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि दिए गए सेट में एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन हो रहा है, दिए गए समुच्चय में द्विआधारी संक्रिया परिभाषित हो रही है। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जैसे सेट एन है, एन टू एन क्रम में कोई भी हमारा संक्रिया जो एन से एन में क्या हो रही है, डिफाइन हो रही है। और ए स्टार बी का मतलब है ए बी प्लस वन, ए बी प्लस वन। अब ध्यान देना बच्चों, ए बिलोंग टू एन एंड बी बिलोंग टू एन, एन मीन्स सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। और ए स्टार बी का मतलब है ए इंटू बी प्लस वन। अब जरा सोचो आप लोग, ए की वैल्यू प्राकृतिक 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी रखोगे, बी की वैल्यू प्राकृतिक वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी रखोगे, दोनों को मल्टीप्लाई माने गुना करोगे तो प्राकृतिक आएगा नहीं आएगा, आएगा ना। और उसमें अपन एक जोड़ेंगे तो प्राकृतिक संख्या में एक जोड़ोगे तब भी क्या आना है, प्राकृतिक माने नेचुरल नंबर ही तो आना है। तो डेफिनेटली ये चीज एन में बिलोंग करी कि नहीं करी, कम बैठ रहा है समझ में। मैंने माना ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू मान ली मैंने 5, सब कुछ करो, दोनों एन में बिलोंग कर रहे कि नहीं कर रहे हैं, दोनों एलिमेंट एन में बिलोंग कर रहे कि नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं ना। अब जरा देखना, 3 गुना 5 प्लस 1 15 प्लस 1 बराबर क्या आ गया 16, और ये एन में बिलोंग करा के नहीं करा, कर गया ना। तो जिस सेट में से आपने एलिमेंट निकाले उनके बीच का रिलेशन, उनके बीच का रिलेशन भी एन में बिलोंग कर रहा है। अतः अपन क्या कहेंगे कि दिया गया संक्रिया, दी गई संक्रिया समुच्चय एन में क्या कहलाएगी, एक बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगी। आया ना। और देखो, यदि मान लो मैं कह देता हूं ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी, ए एंड बी बिलोंग टू एन, और मैंने ये कह दिया ए स्टार बी का मतलब है ए माइनस बी। अब जरा देखिए आप लोग, माना ए की वैल्यू मैंने 3 ले ली, अब बी की वैल्यू मैंने 5 ले ली, ये तो -2 आया -2, तो नॉट बिलोंग टू एन हो रहा है, ये तो नॉट बिलोंग टू एन हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि एलिमेंट तो मैंने एन में से निकाले, पर इनके बीच की जो स्टार संक्रिया है, अर्थात इनके बीच का जो रिलेशन है वो रिलेशन एन में बिलोंग नहीं करता है। इट मीन्स दी गई संक्रिया एन में क्या नहीं है, बाइनरी ऑपरेशन माने द्विआधारी संक्रिया नहीं है। समझ में आ रहा है। और देखिए, मैंने कह दिया ए कॉमा बी बिलोंग्स टू क्यू, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू क्यू, क्यू ला पहले बोले लेता हूँ मैं, आई ले लेता हूँ, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आई, आई माने सेट ऑफ इंटीजर्स, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। और ए स्टार बी का मतलब है, ए स्टार बी का मतलब है ए अपॉन बी, ए अपॉन बी। अब देखना बच्चों, यदि आपने ए एंड बी दोनों की वैल्यू आई में से ली है और ए स्टार बी का मतलब है ए अपॉन बी, अगर ए में आपको बी का भाग देना है। अब बड़े तसल्ली से सोच समझ के बताइए मेरे लिए, क्या ये आई में बिलोंग कर जाएगा, नहीं करेगा। कहो सर क्यों नहीं करेगा, सपोज करो मैं ए का मान 2 लेता हूँ, बी का मान मैं 3 लेता हूँ, सपोज कर लिया, तो इसका मतलब है 2/3, अर्थात 1 पॉइंट क्या आएगा, ये आएगा 0.66। और तुम जान तो पॉइंट वाली संख्या आई में बिलोंग नहीं करती है, माने इंटीजर के अंदर बिलोंग नहीं करती हैं। अब ये क्या नहीं है, आई में बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। क्लियर समझ में आ रहा है ना। यदि मान लो मैं सपोज करो ए इक्वल टू 2 ले लेता, बी की वैल्यू ले लेता 0, बी की वैल्यू 0 ले लेता, तो क्या आता 2/0 इन्फिनिटी नॉट बिलोंग टू आई। तो देख लिया आपने कि ए एंड बी दोनों आई में से बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन इनके बीच का जो ऑपरेशन है, इनके बीच की जो संक्रिया है वो आई में बिलोंग नहीं कर रही। अतः हम कह सकते हैं कि दी गई संक्रिया आई में बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो किसी भी संक्रिया को बाइनरी ऑपरेशन बनने के लिए जरूरी है कि जिस सेट में से आपने एलिमेंट्स को लिया है उनके बीच का ऑपरेशन भी उसी सेट में बिलोंग करना चाहिए। यदि वो आउट ऑफ सेट हो जाता है तो वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं कहलाएगा। तो आपकी जो 1.3 एग्जाम एक्सरसाइज है, इसका जो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है वो क्वेश्चन यही है आपका कि क्या ये संक्रिया बाइनरी है
और क्या ये संक्रिया बाइनरी नहीं है? तो ये आपके समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल मैटर है, ठीक है ना। जिस समुच्चय में से अवयव लिए गए उनके बीच की संक्रिया भी उसी समुच्चय में लाई करनी चाहिए, तब तो बाइनरी है, और ऐसा नहीं होता तो बाइनरी नहीं है। तो इसके आगे की जो प्रॉपर्टीज हैं कि कम्यूटेटिव कैसे होती है, एसोसिएटिव कैसे होती है, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे निकालते हैं, इसका इन्वर्स एलिमेंट कैसे निकालते हैं, इनके ऊपर डिस्कशन वो कल किया जाएगा। रेस्ट फॉर टुमारो। धन्यवाद। 20 मिनट की